अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिटफाट, मज़े में खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने साथ रहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। लेकिन अपना और अपने साथ रहने वालों का तो ख्याल रखिए, बट इस चीज़ का भी ख्याल रखिए कि ये सर्दियों का मौसम है और इसमें स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। स्किन पे कुछ इस तरह के रैशेस वगैरह और कुछ क्लिनिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्किन पे आ जाती हैं, जिसमें इस वक्त एलर्जी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है स्किन के ऊपर। और आने वाले वक्त में जिस तरह से सर्दी जो है वो बढ़ती है, मौसम ज़रा खुश्क होता है, उसमें अगर आप कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह इस्तेमाल ना करें तो स्किन मज़ीद ड्राई होना शुरू हो जाती है। लेकिन अब ये वो मौसम है कि जिसमें अगर आप कोई मॉइस्चराइज़र भी स्किन पे लगाते हैं तो वो अंदर गुम हो जाता है, उसको ढूंढना पड़ता है कि अभी मॉइस्चराइज़र लगाया था तो कहाँ चला गया। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को जो है वो सॉफ्ट रख सकती हैं इस मौसम में? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि शादियों का भी सीज़न है और ख़वातीन को भी तैयार होना है, लड़कों को भी तैयार होना है, लड़कियों को भी तैयार होना है। और अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई होगी तो उस पर मेकअप जो है वो बहुत बुरा आएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे ऊपर पर कोई आटा मला हुआ है। तो ये चीजें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं उस वक्त जब आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट ना हो या मॉइस्चराइज ना हो। इस वक्त में आपको अपनी स्किन को किस तरह मॉइस्चराइज करना है, किस तरह आपकी अपनी स्किन जो है वो ग्लो करनी चाहिए, किस तरह आप खूबसूरत लग सकते हैं और दूसरों से मुनफरिद लग सकते हैं, आज का प्रोग्राम तमाम यंगस्टर्स के नाम और तमाम आंटीज और अंकल्स के भी नाम जिन्होंने अपना जो है वो फेस अभी तक कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं परखा कि भाई क्या करना है और स्किन ड्राई होती चली जा रही है। तो इसके लिए हमने हमारे स्टूडियो में दावत दी है। आप पहले भी डॉक्टर साहब से मिल चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत ही माशाल्लाह अपने डोमेन के बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, खूबसूरत बनाते हैं, चेहरों का ऐसा अडेंटमेंट करते हैं कि बस फिर इंसान जो है वो चेहरा देखता ही रह जाता है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली असद नईम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए और बहुत शुक्रिया दोबारा बुलाने के लिए यहाँ पर। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप खूबसूरत बनाते हैं चेहरों को और ये छोटा काम थोड़ी है, ये तो बहुत बड़ा काम है। इसके लिए तो लोग लाखों पैसे जो है वो खर्च करते हैं लोग, और माशाल्लाह आपकी अपनी पर्सनालिटी भी जो है वो बहुत अच्छी है। तो ये मेरा ख्याल है को पहली दफा मैंने किसी की तारीफ कर दी होगी प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। तो आप खुद भी अपनी स्किन की जो है वो इतनी केयर करते हैं? क्या आप खुद क्या इस्तेमाल करते हैं ये बताएं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मुझे सुबह 7:30 घर से निकलना होता है और रात को घर आते आते मुझे 11-12 बज जाते हैं। बट वन थिंग आई कीप इन माइंड दैट आई हैव टू यूज अ सनब्लॉक ऑल द टाइम, क्योंकि हमारे जो स्टूडियो जो हमारा क्लिनिक है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटनिंग है, वहाँ पे भी बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं। तो इवन रात को भी अगर वहाँ पे हम काम कर रहे हैं, कॉन्सल्टेशन कर रहे हैं, ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, तो मेरी स्किन पे सनब्लॉक लाजमी होता है। तो ये एक बहुत बड़ा टिप है और अगर हम लोग यही यूज करना शुरू कर दें दैट इज गोना बी अ ह्यूज चेंज। मतलब आपने स्किन को किसी भी तरह खाली नहीं छोड़ना? खाली नहीं छोड़ना। हाँ। स्किन आपकी बहुत डेलिकेट है और स्पेशली फेस स्किन आपकी एक्सपोज हो रही होती है, बाकी बॉडी पे तो आपके कपड़े आ जाते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है। तो जो जैसे आपकी स्टूडियो लाइटिंग भी है, यहाँ पर भी आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप सनब्लॉक हर वक्त लगा के रखें। बिल्कुल, मैं लगा के रखती हूँ। मेरे स्पेशली जो मैं लाजमी यूज करती हूँ, मॉइस्चराइज भी करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि डेली मेकअप होना होता है तो कहीं ना कहीं जो है वो ड्राइनेस फेस पर आ जाती है पाउडर्स की वजह से, या वैसे अक्सर जब आप थोड़ा कम मेकअप इस्तेमाल करते हैं तो तब तो स्किन ठीक रहती है। और अगर फौरन से उतार दें मेकअप को, के प्रोग्राम के फौरन बाद अगर आप जो है वो मुंह धो ले, तो वैसे मैं आती भी बगैर मेकअप के हूँ, जाती बगैर मेकअप के नहीं हूँ। बिल्कुल सही हो गया। तो आपकी अच्छी मेकअप हाइजीन आपकी अच्छी है। हाँ, मैं इस तरह से जरा वो अपनी स्किन को मैंने अब तक बचा के रखा हुआ है, वरना डेली प्रोग्राम करना, डेली मेकअप करना, आपको पता है कि उससे स्किन जो है वो बहुत डैमेज हो जाती है, दाने निकल आते हैं और मुख्तलिफ जो है वो स्किन पे चीजें, पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा इस मौसम में पिंपल्स भी निकलते हैं स्किन पे? बिल्कुल। इस मौसम में जो है वो एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर कोई पिंपल निकला है आप उसको खारिज कर ले तो वो कहीं और भी निकल आएगा। और ये क्या है, इसको किस तरह बचा जा सकता है इससे? अच्छा डॉक्टर साहब, आप जैसे आप जानती हैं कि हमारी स्किन का एक पीएच लेवल है, ठीक है। सर्दियों में क्योंकि हमारी बॉडी जो सी है वो हम लोग डिप्राइव्ड हो रहे होते हैं पानी से, हम हाइड्रेशन इतनी नहीं ले रहे होते। पानी आपको पता ही है हम आमतौर पे इतना पीते नहीं हैं, तो जो प्रोटेक्शन कम हो जाता है। एग्जैक्टली जो हमारी प्रोटेक्शन अंदर से है, और चाय और कॉफ़ी का बहुत इस्तेमाल है, चाय कॉफ़ी डायजुरेटिक आपको पता है, तो जो सा इस मौसम में वैसे ही हमारी बॉडी एक शॉक में चली जाती है और उसके बाद जो सा है स्किन पे जो आपने मसले बताए ये तो आ ही रहे हैं, ठीक है, इसीलिए आते हैं। दूसरा जो मेन वजह जो आजकल ये पिंपल्स और एलर्जी की इससे आपने बात की वो है स्मोक। आप देख रही हैं कि सांस लेना भी यहाँ पर मुश्किल है, तो आप सोचे स्किन आपकी कितना सफर करी होगी इस चीज से। तो जैसे मैंने आपसे बात की मेकअप हाइजीन की, उस तरह स्किन हाइजीन की अगर हम बात करें
तो अगर हम लोग सुबह उठ के एक अच्छी सी क्लींजिंग और रात को सोने से पहले अच्छी सी क्लींजिंग करें तो हम अपनी स्किन को बहुत हद तक इससे महफूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक हमारे दिमाग में चीज़ चल रही होती है कि सर्दियाँ हैं, गर्म पानी बड़ा अच्छा होता है, तो हम लोग आधा घंटा गर्म पानी हॉट शावर हम लोग ले रहे होते हैं। सही। वो अल्टीमेटली आपकी जो स्किन पे जो रहता हुआ मॉइस्चर भी है उसको भी स्ट्रिप ऑफ कर देता है, वो भी खत्म हो जाता है। तो इससे जरा अवॉइड करें आप, क्विक शावर लीजिए और बेहतर यही है कि मैं तो पता क्या करती हूँ, सर्दियों में तो शावर तो बिल्कुल बंद हो जाता है, एक बाल्टी में पानी इकट्ठा किया और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और उससे जो है वो अगर आप बाथ ले लें तो वो बहुत बेहतरीन है। मतलब ये एक रेमेडी है, अगर आप इसको जो है वो यूज करना चाहें, और अगर वैसे भी आप जो है वो ऑयलिंग करके जो है वो शावर लेना चाहें तो वैसे भी ले सकते हैं। बट वो जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि आप कुछ ड्रॉप्स जो है वो उस पानी में जो है वो डिप कर लें और उसके बाद आप जो है वार्म वाटर से शावर ले लें, कोई मसला नहीं है, वो ईजी हो जाएगा। आपकी बॉडी में कभी भी मॉइस्चराइजर खत्म नहीं होगा और ड्राई नहीं होगी स्किन। मैं ऐसे ही करती हूँ, आप भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक टिप और है कि आप जैसे ही नहा के निकलें या चेहरा धो के निकलें, तो आप एक रूल ऑफ थंब याद रखिए कि 1 मिनट के बाद जो सा है आपकी स्किन के अंदर से जो सा है आप जितना मर्जी जो सा है उसके बाद कोई हैवी मॉइस्चराइजर लगा लेंगे वो स्लिप ऑफ होगा ही होगा। तो आपके लिए जरूरी है कि आप नहाने की या क्लींजिंग के 1 मिनट के बाद जो सा है अपने चेहरे पे कोई ना कोई मॉइस्चराइजर लाजमी लगाइए, ताकि आपकी स्किन, क्योंकि आपके स्किन के पोर्स खुले होते हैं उस टाइम पे, स्किन जो सी आपकी अंदर से साफ हुई होती है, तो उस टाइम पे जो मॉइस्चराइजर लगेगा वो डीप डाउन में जाएगा और वहां पर स्टे भी करेगा। बिल्कुल ठीक है, और वो उन पोर्स को कवर भी कर लेगा। तो इसी तरह आप बॉडी पे भी जो है वो इसको जो है वो लगा सकते हैं, मॉइस्चराइज कर सकते हैं अगर आप जो है वो फौरी तौर पे नहा के निकलते हैं, तो ये जरूरी चीजें हैं। इस तरह आपकी स्किन पे कभी भी अक्सर औकात आप देखेंगे कि अगर नजर आ रहा है तो आप ये स्किन पे जो है वो लाइन पड़ जाएगी, व्हाइट कलर की जो है वो लाइन आ जाएगी, वो इसीलिए आती है कि स्किन ड्राई हो जाती है। बट अगर आप ऑयलिंग करते हैं या मॉइस्चराइज करते रहते हैं तो फिर आपकी स्किन पे अच्छा एक बहुत बेहतरीन चीज है, लोग बताते नहीं अपनी जो है वो पर्सनल चीजें, लेकिन मैं तो खैर बता देती हूँ, आलमंड ऑयल बहुत बेस्ट है। आप इस चीज से इत्तेफाक करेंगे डॉक्टर साहब, आप तो कॉस्मेटोलॉजी में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आलमंड ऑयल इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल। जो एसेंशियल ऑयल होते हैं वो बड़े अच्छे रहते हैं और बड़े अच्छे बैरियर होते हैं अगेंस्ट ड्राइनेस। उसके अलावा एक जो जोजोबा ऑयल होता है वो बहुत अच्छा है, एवोकाडो ऑयल बहुत अच्छा है, क्योंकि कौन सा है ये आपकी स्किन को बहुत डीप डाउन मॉइस्चराइज करता है। इससे अपने बात की आपकी बॉडी की, हम लोग सिर्फ अपने चेहरे और हाथों तक का तो ख्याल रखते हैं, हम अपनी बॉडी को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। और दूसरा मसला क्या है हमारा कि हम जब सर्दी में ज्यादा लोग नहाते हैं, सॉरी मुझे कहना पड़ रहा है, जब वो नहाते हैं तो फिर पूरी बॉडी पे वो साबुन लगा के जो है बॉडी को उस वक्त के लिए खराब कर देते हैं। तो मेरा जो सा है, आप बेशक कम नहाएं या फिर जो सा है आप एक दिन छोड़ के एक दिन बाद नहा लिया कीजिए, बट आप जब साबुन का इस्तेमाल करते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए अपने पाम तक, अपने जो सा है अंडर आर्म्स तक, अपने पैरों तक। बाकी बॉडी पे, अपने आर्म्स पे, अपने जो सा है अपने बाकी जो लगाने की जरूरत नहीं है। और चेहरे पे तो आप बिल्कुल साबुन नहीं लगा सकते, वैसे आपको पता है वो वैसे आपका पीएच खराब करता है। तो जो सा है इस चीज को हम लोग लेके चले तो हमारी स्किन बहुत हद तक सेफ रहेगी सर्दी। अच्छा, लोग साबुन को ज्यादा यूज इसलिए करते हैं कि हम चिट्टे हो जाए ना, साफ सुथरे हो जाए, सारा मैल उतर जाएगा ऊपर से, वो पता लगता है सारा मॉइस्चराइजर वो बेसिकली मैल नहीं होता, वो आपकी जो सी है सारी जो आपकी प्रोडक्टिव लेयरिंग होती है आपकी स्किन पर, आपके जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो सारे स्ट्रिप ऑफ कर देता है साबुन एल्कलाइन है, ठीक है। और हमारी स्किन स्लाइटली एसिडिक, मैंने आपको पहले बताया वो होती है, तो आप देखिए कि वो बिल्कुल उसका पीएच खराब कर देती है, इसलिए आपको फील होता है कि आपकी स्किन पे पैची। अब तो बहुत अच्छे बॉडी वॉश आ गए हैं ना जिसमें ऑयली मिल्की बॉडी वॉश है जो आप यूज कर सकते हैं और उससे बड़ा अच्छा स्मूथिंग इफेक्ट आता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं और वही यूज करें। साबुन से जान छुड़वा लें, क्योंकि हैंड वॉश भी अब देखिए आपके पास जो है वो आलमंड्स में आ गए हैं, आपके पास बॉडी वॉश भी आ गया है, फेस वॉश भी आ गया है, तो इसमें जो रहेंगे तो ज्यादा बेटर जो है वो सिचुएशन रहेगी। अच्छा, अक्सर लोग कोकोनट ऑयल बहुत ही इस्तेमाल करते हैं और हमारी काफी प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल होता है, तो आप क्या कहते हैं कि कोकोनट ऑयल इस तरह लगाना चाहिए? मुझे तो लगता है कि ये खुश कर देता है स्किन को, आप क्या कहते हैं? मैं आपको सिंपल नहीं लगाना चाहिए इसको? मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जी, ये जो ऑयल्स या फिर जितने भी चीजें आप बता रही हैं ये कुछ हद तक काम करती हैं और करेंगी भी। हमारा जो आपने देखना है कि बेसिक इसका थ्योरी क्या है, मकसद क्या है। ऑयल या किसी भी किस्म का जो आप इमोलिएंट लगा रहे हैं उसका मकसद है एक बैरियर बनाना स्किन और एनवायरनमेंट के दरमियान में, ठीक है। अगर आप ऑयल लगाएंगे तो एक बैरियर बन जाएगा आपका कि आपका जो मॉइस्चर आपकी स्किन के अंदर है वो बाहर स्ट्रिप ऑफ नहीं होगा। ये सिंपल काम है। आप इसके लिए जरूरी नहीं कि आप ऑयल ही लगाएं चेहरे के ऊपर, क्योंकि मोस्टली लोगों की स्किन का हम लोगों को पता नहीं होता और कुछ लोग एलर्जिक होते हैं। जैसे आपने आलमंड ऑयल की बात की, लोग आलमंड से या पीनट ऑयल जो सा है या कुछ जो किसी ना किसी से इंसान एलर्जिक
एलर्जिक हो सकता है, इसलिए हम लोग इतना खुल के नहीं बता सकते। इसलिए जो है हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप मेडिकली टेस्टेड, जिसको हम लोग डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, हम उसकी तरफ ज्यादा लोगों को हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो थोड़े सेफ होते हैं और लैब में टेस्टेड होते हैं, और उस पर सब कुछ और आपकी स्किन क्या जाहिर है आप टेस्ट करके उसके बाद ही रिकमेंड करते हैं ना कि भाई आपको ये चीज इस्तेमाल करनी है। लोग तो ये देख के कि फलाने की स्किन ऐसी ग्लो कर रही है, मेरी भी करेगी, वही चीज इस्तेमाल करते हैं, उससे उनकी स्किन को नुकसान हो जाता है। और हमारे यहाँ पैच टेस्टिंग का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। बाहर के अगर आप मुल्कों में देखें तो वहाँ पर जो है उन कंट्रीज के अंदर जहाँ भी डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर कोई भी ड्रग स्टोर्स हैं, वहाँ पर सैंपल्स पड़े होते हैं बाहर, और वहाँ पर वो आपको अलाउ करते हैं कि आप अपनी पैच टेस्टिंग कर सकते हैं कान के पीछे या हाथ के ऊपर। यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, बेस्ट है, वो बहुत अच्छा रहता था कि यहाँ पे भी बड़े स्टोर्स पे है ये, लेकिन बहुत कम। अच्छा, दैट्स गुड टू नो, दैट्स गुड टू नो। बहुत कम है क्योंकि टेस्टर उन्होंने रखे हुए। मैं अक्सर औकात जो है वो जब कभी अपनी प्रोडक्ट वगैरह लेने के लिए जाती हूँ तो पहले टेस्ट करके उसके बाद जो है वो अगर कोई नई चीज लेनी है तो, और अगर कोई कह रहा है कि हाँ भी इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट है, वैसे तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, इवन हम डॉक्टर्स भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं इस्तेमाल करते। अगर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, कोई जो है कुछ भी है, अब हमारी डोमेन नहीं है, दूसरे डॉक्टर की डोमेन है, तो उनसे पूछ के, ऐसा नहीं करते कि भाई हमें पता है या हम इसको जानते हैं तो ये चीज है तो हम यही इस्तेमाल कर लें, हम भी नहीं ऐसे करते। तो किसी को भी नहीं ऐसे करना चाहिए। जो जिसकी डोमेन है डॉक्टर की, उस डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, और हम अपने पास डॉक्टर्स को बुलाते ही इसीलिए हैं कि आप उनसे मुस्तफीद हो सकें, आप देख सकें कि भाई वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर वो आपको उनका काम पसंद आता है तो आप उनके पास जरूर जाइए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि जैसे सनब्लॉक की बात हो रही है, तो ड्राई स्किन के लिए कौन से सनब्लॉक होते हैं, ऑयली स्किन के लिए बता दीजिए, नॉर्मल स्किन के लिए बता दीजिए। अच्छा जी, रूल ऑफ थंब जो उनका इसके लिए ये है कि जो ड्राई स्किन है उसके लिए आपको थोड़ा सा हैवी आप लगा सकते हैं। एक्चुअली सनब्लॉक का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि आप जिस भी स्किन पे लगाएं। ऑयली स्किन में थोड़ा सा ये होता है कि जो आपकी स्किन ऑलरेडी आपका जो है ऑयल ज़्यादा सिक्रीट कर रही होती है, तो बेहतर है कि आप ऐसा सनब्लॉक लगाएं जो आपको ऑयल एब्जॉर्ब करे या फिर उसको मजीद ऑयली ना करे। ठीक है, स्टर्जेंट टाइप जो होते हैं, स्टर्जेंट टाइप नहीं, उसमें जो है आप जा सकते हैं एक्वा बेस के अंदर, जेल फॉर्म में जो सनब्लॉक्स आते हैं आप वो लगा सकते हैं। स्पेशली आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपकी स्किन जो है ऑयली है, वहां पर जो नॉर्मल टू ड्राई स्किन है उसके लिए आप कोई भी जो है अपना क्रीम बेस लगा सकते हैं, लेकिन यही बेहतर होता है कि आप वाटर बेस में जाएं। और एक जो बहुत एक जो सा एक ग्रेव एक कॉन्सेप्ट जो आ चुका है, हर डिपार्टमेंटल स्टोर में हर एक ब्रांड ने अपना एक सनब्लॉक लॉन्च किया हुआ है, उससे मेंशन है SPF 100, SPF 50, 60। मेरा आपको ये मशवरा है कि जो सनब्लॉक है दैट शुड बी मेडिकेटेड, वो आप एक मेडिकल स्टोर से ही एक डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एक सनब्लॉक लीजिए, बिल्कुल सही है, वही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी, सनब्लॉक सिर्फ एक क्रीम नहीं है कि आपने उसको क्रीम की तरह लगा लिया। अच्छा, लोग क्रीम की तरह ही लगाते हैं ना उसको। नहीं जी, हाफ लाइफ भी है, स्टेबिलिटी भी है प्रोडक्ट की, तो वो हमने देखनी है। ठीक है, जैसे उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने हर 2 घंटे बाद रीअप्लाई करना है, तो अगर आप मेडिकल स्टोर से ले रहे हैं तो वो आपको अश्योर करेगा कि 2 घंटे तक आपकी स्किन को प्रोटेक्ट रखेगा अगर आप सन में एक्सपोज कर रहे हैं। तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखेंगे। जब सनब्लॉक आप लेते हैं थोड़ा सा महंगा होता है, अगर आप मेडिकल वाला लेते हैं तो बाहर तो आपको इतनी बड़ी बोतल जो है वो आपको 200 रुपए की मिल जाती है, लेकिन जो डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है वो जरा बेहतर है एज कम्पेयर टू जो बाकी मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, खवातीन तो अपनी स्किन के हवाले से कॉन्शियस है ही है कि भाई पिंपल ना निकल आए, कोई पिंपल आ गया तो मैं शादी में कैसे जाऊंगी, फटाफट इस पिंपल को रिमूव करवाया जाए। आपके पास इस तरह की जो है वो लड़कियां आ रही हैं, खवातीन आ रही हैं कि जो कहती हैं मेरे दाने बहुत ज्यादा हो गए हैं, अब परसों शादी है, 2 दिन मेरे पास हैं और इस 2 दिन में बस ये पिंपल रिमूव कर दें, तो फिर क्या करते हैं? ये तो आपने बिल्कुल एक क्लिनिशियन वाली बात की है। आपको ज्यादा अच्छा आइडिया है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो बड़े ही बेसब्रे होते हैं। वो पहले पूरा साल कुछ स्किन पे नहीं करते और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको हम लोग एक ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल जो है बस वो एक ट्रीटमेंट के बाद, जो हमारे पास भी पेशेंट आते होंगे तो एक ट्रीटमेंट के बाद ना अगला ट्रीटमेंट जब होगा तो स्ट्रेस और डिप्रेशन बस खत्म हो जाना चाहिए, कुछ ऐसा करते हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। देखेंगे आपकी स्किन को खराब होने में बहुत टाइम लगता है, तो आप एक्सपेक्ट करें कि उसको ठीक होने में भी, रिवर्सल होने में भी टाइम लगेगा। और कुछ कंडीशंस इरिवर्सिबल भी हैं या फिर जो है कुछ हद तक रिवर्सिबल हैं, तो हमें ये डिफरेंशिएट करना पड़ता है, जो हम लोग अपने कंसल्टेशन में बता देते हैं। और बिल्कुल जी, शादियों का सीजन है, सिर्फ खवातीन ही नहीं, मर्द हजरात भी बहुत ज्यादा आजकल तो कॉन्शियस हैं और वो आ रहे हैं। हमारे प्रोड्यूसर भी बड़े कॉन्शियस है सलार साहब। तो आजकल अपनी स्किन की बड़ी फिक्र रहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हर इंडिविजुअल का हक है। और अच्छा है कि लोगों में इतना उन्हें खूबसूरत, अच्छे खासे खूबसूरत इंसान है लेकिन फिर भी खूबसूरत बनना चाहते हैं वो। बिल्कुल जी, तो हर इंसान का इंडिविजुअल राइट है कि वो खूबसूरत लगे और उसको लगना भी चाहिए। तो लोग आ रहे हैं, लोग जो है इसी कंसर्न के साथ आ रहे हैं, जैसे आपने खुद एक पॉइंट आउट किया, एक्नी का बड़ा लोगों का इशू है। और अब एक्नी जी एक बहुत वाइड टर्म है, अगर हम देखा जाए तो वो
पूरी तरह से मेरी डोमेन में नहीं आती, या एक पूरी तरह से एक जनरल फिजिशियन के डोमेन में भी नहीं आती है। सही सही। एक्नी का इलाज डर्मेटोलॉजिस्ट करेगा और आपने उसके पास ही पहले जाना है, क्योंकि जब तक आपकी अंदर से क्लियर नहीं होगी, अगर आपको कोई हार्मोनल इशू है, आपको और किसी किस्म का इशू है, हार्मोनल इश्यूज की वजह से ज्यादा आता है ना ये, एग्जैक्टली मोस्टली उसकी वजह से हो रहा होता है, या फिर और कोई कंडीशन है आपको उसके साथ एक्नी हो रही है, तो आप पहले उसका इलाज कराइए, उसके बाद आप आके उसकी ट्रीटमेंट सीखिए। अक्सर कोई ऐसी मेकअप प्रोडक्ट हम यूज कर रहे होते हैं जो हमारी स्किन को सूट नहीं कर रही होती, लेकिन क्योंकि हमें उसे खत्म करना होता है, हम उसे ले आए होते हैं 3-4 हज़ार का खरीद के, और अब वो हमें ये नहीं हो रहा होता कि भाई स्किन पर बार बार दाने निकल रहे हो, कहते हैं नहीं इसको खत्म करना है, दाने ठीक कर लेंगे हम खुद ही। ये आपने बड़ा क्लासिकल एक एग्जांपल बताया। हाँ, और ये बड़ा मैंने लोगों को देखा, खवातीन को देखा, वो मैं अगर उन्हें कभी कहूँ ना कि भाई इस स्किन पे आपके पिंपल निकल रहे हैं, मत यूज करें, छोड़ दें, नहीं कैसे छोड़ दें, 3,500 रुपए का लिया है, कैसे छोड़ दें, हम इसको अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है जी। हमारे यहाँ पे ये एक बड़ा ही एक अलमिया है कि हम लोग अपने जब कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम लोग 15-20 हज़ार रुपए का एक जोड़ा खरीद लेते हैं, लेकिन हमारी स्किन की बात आती है तो अगर वो क्रीम थोड़ी सी महंगी है या ट्रीटमेंट थोड़ा सा महंगा है तो हम उस पर ना कर देते हैं, जब तो बहुत महंगा है, क्या फायदा ऐसा करने का। तो कपड़ा आपने पहनना है एक दफा, हार्डली 2 दफा मैक्सिमम, ठीक है, फेस आपका हर वक्त नजर आना है, दैट इज योर ओन थिंग, तो उसको उसके ऊपर क्यों नहीं। अच्छा, लड़के ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं इस वक्त अपने फेस पे, वो कह रहे हैं कि हमारे फेस पे, यकीन करें लड़के कहते हैं कोई मसला नहीं है, वो जब भी डॉक्टर के पास आते हैं वो कहते हैं कोई मसला नहीं है डॉक्टर साहब, जितने पैसे लगते हैं लगाएं, लेकिन एक तो मेरा कलर फेयर होना चाहिए और एक मेरी स्किन से ये जो पिंपल्स हैं या कोई डैमेजेस हैं या कुछ भी है वो बिल्कुल खत्म हो जाने चाहिए। तो ऐसे भी आपके पास जो है वो यंगस्टर्स आ रहे हैं? बिल्कुल यंगस्टर्स भी आ रहे हैं और मतलब हर किस्म के अफराद आ रहे हैं हमारे पास, स्पेशली मर्द हज़रात, और मुझे बड़ी खुशी होती है ये देखिए कि अब थोड़ा सा, उनके पहले एक स्टिग्मा था कि नहीं भी मर्द कोई क्रीम भी नहीं लगा सकता, मजाक उड़ाते थे लोग, लेकिन अब लोगों को समझ आ रहा है कि ये एक इंडिविजुअल नीड है। तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो मोस्टली जो उनका अपनी स्किन के कलर की, जैसे आपने कहा, वो तो हमारा यहाँ पे जेंडर के अलावा ही मसला है स्किन का, कि मर्द हो औरत हो, वो इतना डिप्रेस हो जाएगा, वो सोसाइटी में पॉसिबल ही नहीं है। तो जनता है मर्द हो औरत हो, वो हमारे पास एक आती है ख्वाहिश से कि रंग सफेद हो जाए, ये एक बहुत बड़ी एक लोगों की डिमांड है। फिर यू विल बी शॉक्ड टू नो कि हमारे पास जो फुल बॉडी लेजर के पेशेंट्स हैं उसमें मेल ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो आप वो देखिए कि लोगों में कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भाई जी सिर्फ, अच्छा, अब जेंट्स भी नहीं चाहते ना कि उनकी बहुत ज्यादा शेप बड़ी हुई हो या उनके हाथों पे बाल हो, या अब ये चीजें जो है वो रिमूव करवाने के लिए वो लेजर ट्रीटमेंट जो है वो लाजमी करवा रहे हैं। बिल्कुल करा रहे हैं। ये कितना एक्सपेंसिव होता है? अब तो खैर जब इनिशियली ये शुरू हुआ था तो बहुत एक्सपेंसिव भी था, बहुत टाइम टेकिंग भी था, क्योंकि जो लेज़र हेयर रिमूवल की भी जो उनसी है थी पहले शुरू में एक उनकी आई इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से, फिर IPL SHR आई, फिर अब लेज़र आ चुकी है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलिसिस थी वो अगर मैं आपको सिर्फ इतना सा एरिया आपका मैं कवर कर रहा था तो उसमें मुझे 30 मिनट लग रहे थे या 35 मिनट लग रहे थे, उसमें एक निडल इंसर्ट करनी पड़ती थी एक फॉलिकल के अंदर और उसको जलाना पड़ता था। फिर SHR वगैरह आ गई, उसमें जो था थोड़ा सा ट्रीटमेंट थोड़ा क्विक हो गया, बट अगेन टाइम टेकिंग टाइम, इट्स स्टिल पेनफुल एज वेल। लेजर जो अब आ गई है, लेजर ने काम एक क्लिनिशियन के लिए बहुत आसान कर दी है और एक पेशेंट के लिए भी बहुत आसान कर दी है। पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट बहुत कंफर्टेबल हो गया है, इट्स वेरी वेरी क्विक, इट्स नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। कहा यह जाता है लेजर के बाद भी जो है वो ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी बाल जो है वो आ जाते हैं स्किन पे, और जो लोग करवाते हैं ये कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ी सी बड़ी उम्र के लोगों के साथ ये मसला जो है वो आ जाता हो और यंगस्टर्स के साथ ना आता हो, या फिर ये आता है? I'm very thankful for this question because this is the most asked question जो अपने एडवाइस में दे रहे होते हैं जी। लेजर हेयर रिमूवल इज कॉल्ड परमानेंट हेयर रिडक्शन, नॉट परमानेंट हेयर रिमूवल। दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे आपकी पूरी बॉडी के बाल गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो सा है फॉलिकल्स हैं, ठीक है। अब हर फॉलिकल को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनका भी एक मकसद है बॉडी के ऊपर, ठीक है, वो आपके हेमोस्टेसिस के लिए बनाए गए हैं, तो हम हर फॉलिकल को डेड नहीं कर सकते, हर फॉलिकल का रूट डेड नहीं कर सकते। तो जी ये आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन था और लोग पूछते हैं कि हमारे बाल क्या पक्के खत्म हो जाएंगे? बहुत बड़ा मसला है ना ये। अक्सर औकात जो है वो लेजर ट्रीटमेंट करवाने के बाद लोगों का पहला सवाल यही होता है कि हमें ये बताएं कि ये बाल बस अब खत्म हो गए ना, अब एक दफा लेजर ट्रीटमेंट हो गया तो अब नहीं आएंगे ना। लेकिन फिर क्योंकि जाहिर है कि आप पूरा एक प्रोसेस चल रहा है, एक इंसान जब तक जिंदा है उसका प्रोसेस तो जाहिर जिंदा रहेगा, अंदर की चीजें तो जो है बाहर निकलती रहेंगी। हाँ, ये होता है कि कुछ टाइम के लिए वो थोड़ा रुक जाता है, थोड़ा डिले हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए, और उसकी तस्दीक आपने कर ही दी है। बिल्कुल जी ऐसा ही है कि लेजर हेयर रिमूवल से जो है आपकी जो
ग्रोथ है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर एक जगह पे 10 बाल आ रहे हैं, शायद वहाँ पर 5 से 6 बाल आए लेज़र के बाद, और जहाँ पर आपको हर हफ्ते बाद जो सा है शेव करनी पड़ रही है या फिर आपको थ्रेडिंग वाला करनी पड़ रही है, शायद वहाँ पे आपको वो जो प्रोसेस है आपका 1 महीने से 1.5 महीने तक एक्सटेंड हो जाए। ये लेज़र के फायदे हैं, लेकिन लेज़र का ये फायदा बिल्कुल भी नहीं है कि वो खत्म कर दे। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि अगर आप वैक्सिंग या थ्रेडिंग करा रहे हैं, थ्रेडिंग से जो है आपके फॉलिकुलाइटिस होने का खतरा होता है, वैक्सिंग से आपके स्किन के जो हैं टिश्यूज लैग्स हो रहे होते हैं, तो उससे बचने के लिए लेज़र बहुत जो है मुफीद और सेफ ऑप्शन है। बड़ा भाई दिल जिगरा है जो इस तरह से करके बाल खिंचवा रहे होते हैं ना, बिल्कुल तो देखने में इतना पेनफुल प्रोसीजर है, तो आप सोचिए कि वो क्या आपकी बॉडी को कर रहा है। मतलब हम जो टेंशन रिलीज करने वाले हैं उन्हें ये देख के टेंशन होने शुरू हो जाती है कि ये बाल इस तरह उतर रहे हैं तो इनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। बट कुछ लोग बड़ा स्लाइटली और नॉर्मली जो है वो ये इस तरह से वैक्स करवा रहे होते हैं, उनको कुछ फील नहीं हो रहा होता, शायद उनका हार्ड हो गई होती है जो स्किन वहां से। और इसका ये देखिए ना, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, एक स्किन जो है वो सॉफ्टनेस का नाम है, स्किन को जब हार्डनेस का तो नाम ही नहीं है कि आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट है, जब आप उस पर बार बार जो है वो वैक्स करवाएंगे, थ्रेड करवाएंगे तो वो हार्ड हो जाएगी और बाल भी हार्ड आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम बात करें थ्रेडिंग की, तो थ्रेडिंग में यही होता है, जो सा बाल है वो थिक निकलता है उसके बाद, और जो सा उसमें फॉलिकुलाइटिस का खतरा होता है। बट इस फॉलिकुलाइटिस जो आपका एक फॉलिकल जो है, जो आप उसको ऊपर से तोड़ देते हैं बाल को, तो ड्यू टू दैट इन्फेक्शन इट विल सीम लाइक, आपने उसे जड़ से थोड़ी खत्म किया है, तो आप वो एक दानानुमा एक शक्ल इख्तियार कर लेता है, इसको फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन है आफ्टर थ्रेडिंग। अच्छा, अक्सर औकात जो लोग रेजर इस्तेमाल करते हैं, सिंपल रेजर इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोगों का मसला है, और जब कभी जल्दी जल्दी में जो है वो लोग होते हैं तो वो फिर रेजर जो है वो यूज करते हैं, तो उसके बाद स्किन पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, और वो दाने वहां से निकलते हैं जहां से आपने वो बाल उतारे होते हैं, और वो बाल क्योंकि दोबारा से जब उगते हैं वहां पे, तो वो उसमें जो है वो एक रैश स्टार्ट हो जाता है, आप उसको खारिज करते हैं, वो वहां से रेडिश हो जाता है, और पूरी स्किन पे जो है वो आपके ऐसे एलर्जी हो जाती है कि अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। इसका क्या हाल है? जी आपने बिल्कुल फॉलिकुलाइटिस का ही आपने मुझे बताया, यही फॉलिकुलाइटिस होता है जब आप अपना रेजर इज एक्चुअली सेफर देन अदर मीन ऑफ रिड्यूसिंग द हेयर। तो जो सा है रेजर अगर आप करते हैं तो क्या होता है, अगर आपका रेजर से इतना शार्प नहीं है, इसलिए अच्छी कंपनी का रेजर होना चाहिए, टाइटेनियम ब्लेड्स का होना चाहिए। अगर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपका बाल बीच में से टूट जाता है रेजर से, ठीक है, तो स्किन में इंट्रैप कर जाता है, और वहां पर जो एक इन्फ्लेमेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं फॉलिकुलाइटिस। यही जो सा है इसका मसला होता है। इसलिए बेहतर यह है कि आप शेव करने से पहले भी, जो मर्द हजरात हैं उनके लिए बता रहा हूँ, उससे पहले आप एक हॉट वाटर से जो सा है आप अपनी क्लिनजिंग या फिर आप स्क्रबिंग कर सकते हैं, उससे जो सा है आपके जो फॉलिकल्स हैं थोड़े से सॉफ्टन अप हो जाएंगे। जब सॉफ्टन अप हो जाएंगे तो आपके लिए रेस करना उनको आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि कभी भी खाली स्किन पे रेजर नहीं चलाएं, वही रॉक्सअप वाली बात कि खाली स्किन पे रेजर नहीं चलाएं, उसको कुछ फॉर्मिंग या आपको जो है वो इस तरह का स्किन का जो भी आपका ट्रीटमेंट है आप कुछ यूज कर रहे हैं तो आप बॉडी वॉश वगैरह लगा के उसके बाद उसको रिमूव करें, ऐसे ना करें। फॉर्मिंग इसीलिए यूज होती है ना शेव के लिए, कि ताकि जो है वो रेजर अपना काम अच्छे तरीके से कर ले। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कुछ लोग स्किन पर परफ्यूम लगाते हैं, मेरी बात को जरा गौर कीजिएगा, परफ्यूम लगाते हैं, और परफ्यूम लगाने की जगह जो है वो ये और ये कंसीडर की जाती हैं, और फिर जब यहाँ पे परफ्यूम लगते हैं तो यहाँ एलर्जी हो जाती है, खारिश होती है, जिसको बार बार जो है वो खारिज करने के बाद जो है वो वहाँ कोई दाना या वो स्किन जो है वो वहाँ से छिल जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा ईचिंग होती है। गर्मियों का मौसम हो तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, सर्दियों में भी इश्यूज होते हैं। ये परफ्यूम लगाने का ना असल तरीकेकार भी बता दें, और दूसरी बात ये कि ये जो स्किन के पीछे और ये यहाँ पर स्किन पे जो परफ्यूम लगाते हैं, इससे एकदम से स्किन पे एलर्जी क्यों होती है? अच्छा जी, सबके नहीं होती लेकिन कुछ लोगों के होती है। बिल्कुल जी, जैसे आपने बताया कि हम अपने यहाँ पर हमारी आर्टरीज होती हैं, यहाँ पर अगर आप देखें आपको फील भी होएगी, तो अगर आप यहाँ पर लगाते हैं परफ्यूम, ये बेसिक जो आपने जैसे सवाल पूछा कि सही तरीका क्या होता है, आपने अपनी स्किन के ऊपर ही लगाना है, कपड़ों पे नहीं परफ्यूम लगाना, वो आप इधर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे और इस जगह पर लगाएंगे। यहाँ पर लगाने का फायदा क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सा एक जब ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है तो दिस एरिया इज लिटिल वार्मर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो जो परफ्यूम का डिफ्यूजन है वो इस जगह पे बड़ी ही जो सा है बेहतर होती है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये मुंह पे नहीं लगाना, मुंह पे नहीं लगाना। मैंने एक बंदे को यहाँ पे परफ्यूम लगाते हुए देखा, मैं उस टाइम से मैं कहो हो ये क्या हो रहा है। अच्छा मैंने समझाया भी कि यहाँ पे परफ्यूम नहीं लगाते, बट शायद
नहीं समझ सके तो फिर मैंने कहा कि चले प्रोग्राम में किसी बार ऐसे लोग जो यहाँ फेस पे परफ्यूम लगाते हैं। ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है एक्चुअली, और जैसे आपने बताया कि एलर्जी, तो देयर हैज टू बी अ प्रॉब्लम विद द इंग्रेडिएंट्स। अगर आप उसमें से किसी भी इंग्रेडिएंट के साथ जो है एलर्जिक हैं तो आप मत लगाइए। दूसरा एक बहुत बड़ा जो हमारा यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हम लोग परफ्यूम्स को हम लोग स्टोर करके रखते हैं सालों के सालों। प्लीज उनकी भी एक शेल्फ लाइफ है, उनकी भी एक्सपायरी, ऐसे आपकी डिस्प्रिन की या फिर आपकी पेनाडोल की है, तो उनको कलेक्ट करने के लिए हद तक ठीक है, पर उनको आप 10 साल बाद वाला परफ्यूम अपनी बॉडी पे लगाएंगे तो आप सोचिए कि वो आपको खराब ही करेगा। तो प्लीज इस प्रैक्टिस से जो है थोड़ा सा आप बचें। अगर कहीं स्किन पर जो है वो आज के टाइम में ये जो हमारे पास मौसम चल रहा है डॉक्टर साहब, इसमें स्किन की केयर के कुछ तरीकेकार बता दें, और इसमें कॉस्मेटोलॉजी में आप क्या ट्रीटमेंट्स देते हैं वो भी बता दें। अच्छा, हमारे पास हम जो इस टाइम पे जो हमारे लिए बड़ा एक बेहतरीन ट्रीटमेंट हमारे पास होता है वो है केमिकल स्किन पील्स। अच्छा। गर्मियों में हमारे जैसे हमारे मुल्क एनवायरनमेंट, जो हमारे लाहौर शहर का जो एनवायरनमेंट है वो हमें अलाउ नहीं करता कि हम उस टाइम पे केमिकल पील्स दें और स्किन की पीलिंग शुरू हो, और जैसे हमारे यहाँ पे आवाम है वो फिर वो धूप में भी जाएगी और वो चूल्हे के आगे भी जाएगी तो और मज़ीद ख़राब करेगी। तो ये बड़ा अच्छा टाइम होता है इस टाइम पे स्किन पीलिंग करना, कंफर्टेबल रहती है, गर्मी नहीं होती, पसीना नहीं आता, क्योंकि आपको पसीने से बचना होता है पीलिंग के बाद। तो ये टाइम परफेक्ट टाइम है स्किन पीलिंग के लिए। अपनी केमिकल पील्स लाजमी लीजिए। केमिकल पील्स आर 1000 टाइम्स बेटर देन जो आप ग्रैनुअल फॉर्म में जो स्क्रबिंग कर रहे होते हैं, तो उसको जरा अवॉइड कीजिए क्योंकि वो आपको परमानेंट स्कारिंग या परमानेंट डैमेज की तरफ लेके जा सकती है। तो केमिकल जो पीलिंग है वो आपकी स्किन को एक यूनिफॉर्म तरीके से रिमूव कर देती है और डेड स्किन को रिमूव करके आपकी जो नई स्किन है उसको आने में मदद करती है। तो ये क्या प्रोसेस है, ये कैसे होता है जी? इसमें डिफरेंट किस्म के केमिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिक एसिड है, या फिर जो है सैलिसाइलिक एसिड है, या मेंडेलिक एसिड है। डिपेंड करता है कि हमने किस। ये इंजेक्शंस है? सॉरी, ये इंजेक्शंस है जो स्किन नहीं, के अंदर? ये पील्स होती हैं। ये एक जैसे सीरम होता है, सीरम की तरह की होती हैं। हमने उसको लगा देना होता है एंड फॉर 3 मिनट्स हम लगा के उसको फौरन से रिमूव करते हैं और ऊपर से न्यूट्रलाइजर लगा देते हैं। और फिर विद इन 2-3 डेज आपकी स्किन की पीलिंग शुरू हो जाती है और 1 हफ्ते के बाद आपकी स्किन जो है साइड डेड स्किन रिमूव हो जाती है और विद इन 2 to 3 वीक्स आपकी नई स्किन वहाँ पर दोबारा से आ जाती है। अच्छा, बेहतर उससे प्रोसेस कितने टाइम का है ये? It takes around 10 minutes only, 5 to 7 minutes, but to be safe 10 minutes. इनके जो केमिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ में होते हैं। फॉर एग्जांपल 20% ग्लाइकोलिक एसिड होता है, 50% भी होता है, ठीक है। सैलिसाइलिक हम लोग एक्निकली मोस्टली दे रहे होते हैं, ग्लाइकोलिक हम लोग ओवरऑल जो होता है फाइन लाइंस के लिए दे रहे होते हैं। तो ये बहुत हाई कंसनट्रेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इसको आपने एक मेंशन टाइम जो उन पे प्रोडक्ट के ऊपर आपने उसके लिए लगाना होता है। फॉर एग्जांपल 2 मिनट होता है, 3 मिनट होता है, कुछ में 5 मिनट भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ अगेन एंड द केमिकल वी आर यूजिंग। तो उस हिसाब से हम लगाते हैं। उसके बाद आप विद इन 10 मिनट्स यू कैन गो होम अगेन। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह की जो है वो कॉस्मेटोलॉजी में चीजें आ गई हैं जिससे आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती रहती है। आप फेस पे पानी भी डालें, आप मेकअप ना भी करें तो भी स्किन ग्लो करेगी। ये क्या है, ये क्या जादू है? अच्छा जी, ये कोरियन स्किन केयर का एक हमारी एक आजकल आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो है वो बड़ा एक फेमस है ग्लास स्किन, जिसको नाम देते हैं। बिल्कुल, जो ग्लास स्किन है बेसिकली ये कोरियन, आपको पता है कोरिया इज नोन फॉर द सर्जरीज एंड और द प्लास्टिक सर्जरी एंड एवरीथिंग। वहीं से ही चीज़ आई थी। उसमें क्या है जी, हम उसमें 2 चीज़ें आती हैं इसमें। एक आ जाता है जो हमारा बीबी ग्लो ट्रीटमेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो पिगमेंटेशन। ओके। दूसरा आता है हमारे पास बोटॉक्स फेशियल, जिसको हम लोग बोटोलियम टॉक्सिक जो इंजेक्शन लगाते हैं फॉर टेम्परेरीली मसल को पैरालाइज करने के लिए, लाइंस रिमूव करने के लिए। वही हम लोग सुपरफिशियली जो होता है मेसोथेरेपी के थ्रू इंजेक्ट करते हैं विद वेरी मिन्यूट नीडल्स। पेनफुल नहीं होता बिल्कुल भी वो। अच्छा। ताकि जो आपके पोर्स हैं बिल्कुल जो है वो स्वेल अप हो जाएं और बिल्कुल मिनिमल हो जाएं। उसके बाद आप जब चेहरे पे बीबी ग्लो कराते हैं, जिसको हम लोग माइक्रो पिगमेंटेशन कहते हैं, वो एक जैसे आप फाउंडेशन लगाते हैं उसी तरह का ये एक परमानेंट मेकअप की एक जो है टाइप है। ठीक है। ये आप करते हैं, ये आपका 4 to 6 वीक्स के लिए आपके चेहरा जो है एक नेचुरल एक फाउंडेशन के साथ रहता है। तो वो बेसिकली आपको एक ग्लो देता है हर टाइम के लिए, क्योंकि आपने पहले पोर्स ही बंद कर दिए। ये लोगों का आपको पता है कितने टाइम के लिए रहता है ये जो आप कह रहे हैं? एनीवेयर 4 to 6 वीक्स to 3 मंथ्स तक ये आपका नीचे रहता है। और उसके बाद जब ये उतरता है, यानी कि जैसे मेहंदी लगाते हैं और जब मेहंदी उतरती है तो वो इस कदर बुरी लगती है
कि इस डर से मैंने आज तक जिंदगी में मेहंदी नहीं लगाई कि मेहंदी लगाने के बाद जब उतरेगी ना तो वो बहुत बैड इम्पैक्ट देगी। ये मेहंदी मुझे खुद पसंद नहीं है, मैं अपनी बीवी को भी कहा था मेरी शादी पे बिल्कुल नहीं लगानी। आपकी तो माशाल्लाह शादी हुई है, मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। तो ये मैं आपसे रिलेट कर सकता हूँ। तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर जो होता है बहुत ही एक यूनिफॉर्म तरीके से लगती है ये, और ये हमारी स्किन की जिनसी फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन होती है उसमें जाके पेनिट्रेट करती है, और वहाँ पे हम लोग उसको स्टोर इन करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन के आपने मुंह भी धोना है, आपने जो है केमिकल भी यूज करने हैं, तो ये खुद ही रिमूव होता रहता है। डॉक्टर साहब जब ये आप ये प्रोसेस करवाते हैं ये ग्लास स्किन का, तो इसमें आप स्पेशली खुद से फेस वॉशेस और ये सारी चीजें जो है वो देते हैं उनको कि फेस वॉश ये यूज करना है, स्किन पे आपने जो मॉइस्चराइजर यूज करना है वो ये करना है, कि वो कोई और यूज नहीं कर सकते? मेडिकेटेड होता होगा ना सारा? नहीं जी बिल्कुल ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अच्छा। हम लोग इसके साथ ही कोई चीज़ दें, क्योंकि आपकी स्किन के अंदर है ये, इट्स नॉट ऑन योर स्किन, आउटसाइड तो नहीं है। लेकिन इसमें हम लोग ये जरूर मना करते हैं कि आपने कोई भी ऐसा केमिकल यूज नहीं करना जो स्किन की पीलिंग को जो है इनिशिएट करे। आपने स्क्रबिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, आपने चेहरे के ऊपर कोई मैनुअल स्क्रबर यूज नहीं करना, लोग ब्रश आजकल आ गए हैं वो उससे साफ, वो आपने नहीं करना। आपने नॉर्मल क्लिनजिंग करनी है, जो नॉर्मली क्लिनजिंग का तरीका होता है वही फॉलो करना है। सॉफ्टनेस से बस साफ करना है। आपने इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आपने ऐसा कुछ नहीं काम जिससे आपकी स्किन पील ऑफ होना स्टार्ट हो, जी हम सिर्फ मना करते हैं। बाकी आप जो मर्जी आप अपनी जो नॉर्मल लगा रहे हैं आप जरूर लगाइए, कोई इसमें ऐसा। अच्छा, ये मेहंदी वाली बात तो ऐसे मजाक में की, लेकिन ये मेहंदी के बाद जब वो मेहंदी उतरती है तब भी स्किन पे खारिश शुरू हो जाती है, ये बड़ा एक अजीब सा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर जो मेरा ख्याल है एक क्या वो डालते होंगे उसके अंदर, क्या चीज होती है कि जिसकी वजह से स्किन जो है वो बड़ा प्रॉब्लम करती है, तो ये क्यों होता है? अच्छा जी, ये जो मेहंदी है आजकल मेहंदी आप देख लीजिए जो मिल रही हैं आपके स्टोर्स के ऊपर, उनमें से एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो नेचुरल जो पत्तों के साथ मेहंदी बना के आपको दे। उन सब में जो एसिड है ना उसमें, कुछ ना कुछ डाला हुआ है, एसिड हैं, डाइज हैं जो आपकी स्किन को डाई करते हैं, और वहाँ पर आपने देखा कुछ लोगों की स्किन जल भी जाती है बिकॉज ऑफ द। जी मैंने बिल्कुल देखा है, ऐसे ही है। तो मेहंदी तो बिल्कुल भी मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप कौन वाली मेहंदी लेके लगाएं। किसी को मेहंदी अगर लगानी है सुन्नत पूरी करने के लिए तो फिर वो सादी जो हाँ जी पाउडर जो इसके जो पत्ते पाउडर होते हैं आप वो लगाइए। स्टोर्स पे जो मिलती है मेहंदी वो उनमें से मैं तो किसी को भी नहीं कहूँगा कोई ठीक कोई फेक भी है। तो ये जितना काला होगा उतना बेहतर होगा ये मेहंदी का। आप ये हम लोग खुद मानते हैं ना, ये इसका रंग आएगा शबरात पे और वैसे शादियों पर जो है वो कौन मेहंदी का रिवाज जो है वो तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है इसका, लेकिन जो हमारी डिमांड है वही वाली प्रोडक्ट वो बना के देंगे तो फिर वो तो नहीं ठीक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बड़ा कॉन्सेप्ट होता था जब हम छोटे होते थे ना, तो मेहंदी लगा के ऊपर ना सरसों का ऑयल लगा लेते थे। अम्मी कहती थी कि सरसों का ऑयल लगा लो तो ये से जो है ना वो अच्छा उसका इम्पैक्ट अच्छा आ जाता था। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये ड्राई कर देती है स्किन को, और जब उस पे ऑयल लगता है तो वो जरा थोड़ा सा जो है वो आपको टाइम मिल जाता है उसके लिए कि स्किन जो है वो थोड़ी सी ड्राइनेस से बच जाती है। लेकिन ये परमानेंट कोई हल नहीं है, क्योंकि ये चीजें जो एसिड्स वगैरह वाली होती हैं ये आपको आगे जाके प्रॉब्लम करती हैं। हाथ, मुंह, आपके पाँव, ये वो है कि जो देखिए आपने दिखानी है, नजर आनी है, तो ये चीजें अगर आपकी जो है वो साफ सुथरी नहीं होंगी तो मसाइल होंगे। अच्छा, क्लेंजिंग करने का बेहतरीन तरीकेकार क्या है? क्लेंजिंग स्टार्ट फेस के कौन से हिस्से से करनी चाहिए, आंखों के कौन से हिस्से पे क्लेंजिंग करनी चाहिए, कौन से पे नहीं करनी चाहिए, ये जरा बता दीजिए। जी, क्लेंजिंग के लिए आपने पूरा फॉरहेड टू नेक आपने अपनी क्लेंजिंग करनी है, आंखों के साथ क्लेंजिंग करनी है। सिर्फ इतना आपने एक देख लीजिएगा कि आप अपनी जो सी रिंग फिंगर जो सी होती है आप इसके साथ अपनी आंखों के नीचे और आंखों के ऊपर आप क्लिनजिंग इससे कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा प्रेशर कम होता है एज कम्पेयर टू बाकी फिंगर्स, तो इट्स अ बेटर ऑप्शन फॉर डूइंग दैट। जो क्लिनजिंग का एक तरीका है, क्लिनजिंग बिल्कुल कोई ऐसा अगर कोई आती है हमारे पास फीमेल्स छोटे बच्चों के साथ, तो उनको बोलने कि जी आप इनको क्लिनजिंग कराया करें, तो वो घबरा जाती हैं कि भी छोटी बच्ची है, तो हमें लगता है पता नहीं क्लिनजिंग क्या हवा है। क्लिनजिंग कुछ भी नहीं है, क्लिनजिंग एक सफाई है सिंपल वर्ड्स के अंदर। तो हमेशा आप चाहे क्लिनजिंग करें या फेस वॉश करें या क्रीम लगा रहे हैं, हमेशा जो मूवमेंट है वो सर्कुलर और ऊपर की तरफ रखें, नीचे की तरफ स्किन को मत खींचे। यही मैं पूछना चाह रही हूँ, अक्सर औकात लोग ऐसे ऐसे करके क्लिनजिंग कर रहे होते हैं, तो क्लिनजिंग का स्टाइल जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, मतलब ऐसे जिससे जो उनकी उसमें ये उसका तरीका क्या है, क्योंकि यही हमारे मसल्स की जो सी है अटैचमेंट है हमारे चेहरे के ऊपर, हमारी फेशियल जो एनाटॉमी अगर हम उसको देखें तो जिस जगह पे मसल अटैच हुआ हम उसी तरह पे उसको जो सा है वापस से खींच रहे हैं, हम उसको उसकी नेचुरल पोजीशन से हटा नहीं रहे। तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लिनजिंग का एज कम्पेयर टू। और दूसरा जो सा है, प्लीज अपनी स्किन के ऊपर थोड़ा सा तरस खाया करें, आप स्किन को ऐसे रगड़ा मत करें। ये बड़ा खतरनाक हमारे यहाँ ये है कि लोग अपने चेहरे को ऐसे जोर जोर से रगड़ रहे होते हैं, पता नहीं
क्या साबुन issue से भी है। रगड़ के धो रहे होते हैं कि भाई फुल पता नहीं क्या स्किन में तर जाए ऊपर से। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो हाँ। प्लीज ये थोड़ा सा जो है अवॉइड करें कि ये आपकी स्किन को लॉन्गर रन में खराब करेगा, आपके स्किन के फाइबर्स को तोड़ेगा और अल्टीमेटली दांत भी ऐसे ही साफ कर रहे होते हैं तो काट के। ऐसे ही ऐसे ही। अब तो आ गए खैर, आजकल तो टूथब्रश आ गए ऐसे जिनसे आपको बता देते हैं कि भाई इंडिकेट कर देते हैं जो इलेक्ट्रिक टूथब्रश आए हैं कि भाई जो है आप वो रेड लाइट ब्लिंक करती है कि आपने प्रेशर ज्यादा डाला हुआ है, तो प्रेशर कम से कम डालने ताकि तुमसे आपके दांत ज्यादा दबाने से सही साफ नहीं होंगे। डिजिटल दौर है, डिजिटल चीजें आ चुकी हैं। कल को पता चले आपकी कॉस्मेटोलॉजी में भी ऐसी चीजें आ गई जो बता रही हैं नहीं भाई ज्यादा हो गया कम कर लें। जी बिल्कुल ऐसा है। हाँ। आपने देखा होगा एक क्लेरासोनिक का आजकल आया हुआ है एक जो एक हाँ मैं वही मैं आपको कह रही हूँ ना कि ऐसा ही कमर्शियल जो है वो नजर से गुजरते रहते हैं। वो वाइब्रेशन में साफ करता है और वो आपको इंडिकेट कर देता है कि यू आर पुटिंग टू मच प्रेशर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो आपका गूगल मैप जो है वो आपको कहीं से कहीं ले जाता है ना, वो गली बंद होती है वहां जाके खड़ा कर देता है ये इसके पीछे है आपकी लोकेशन। आज मेरा गूगल मैप मुझे खराब लेके आया बहुत। देखा ना ये गूगल आंटी जो है ना ये घुमा देती है पकड़ के और जाके ले जाके वहां बंद गली में खड़ा करती है जहाँ बंदा ना इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्किन के हवाले से आप बिल्कुल अपनी स्किन के साथ कोई किसी किस्म के पंगे मत लें, स्किन के साथ किसी किस्म की कोई डैमेजेस मत करें, क्योंकि अगर स्किन डैमेज होगी ना तो उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक डॉक्टर के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। फिर आप अगर ये कहें कि 2 दिन बाद किसी की शादी है और आपने वो शादी अटेंड करनी है या आपकी अपनी शादी है तो फिर 2 दिन में तो कोई जादू नहीं होगा। ये जादू फिर पार्लर जाके ही होगा जिसपे वो आपको लेपा तेपे कर देंगे और फिर आपकी स्किन जो है वो ग्लो करना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब मैंने देखा है खवातीन की स्किन पहले मेकअप से पहले बहुत ज्यादा डैमेज हुई भी होती है और उसके बाद जब इस पे डबल ट्रिपल लेयर्स मेकअप की आ जाती हैं तो वो एकदम से एक जादू हो जाता है और फिर वो 2.5 किलो का मेकअप जब धुलता है तो फिर इंसान अपनी असली हालत में आ जाता है। तो क्यों मशवरा नहीं दिया जाता? देखिए कॉस्मेटोलॉजी एक पूरा सब्जेक्ट है जो है वो एक डॉक्टरेट है, इसमें डर्मेटोलॉजी जो है वो एक पूरा सब्जेक्ट है। फिर ये जो पार्लर और सैलून और ये सब कुछ इनको भी तो पढ़ के जो है वो ये सारी चीजें देखनी चाहिए ना कि किसको कितना मेकअप करें कि जिसका चेहरा बाद में पहचाना जाए। आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे? जी आप बिल्कुल ठीक करिए। कॉस्मेटोलॉजी में ही जो है जो मेकअप एप्लीकेशन भी आगे आती है बिल्कुल इसके अंदर। हाँ। और बाहर में कोई ब्यूटेशन जो भी कोर्सेज ब्यूटेशन के होते हैं उनमें कॉस्मेटोलॉजी का ही कोर्स होता है, डर्मेटोलॉजी सेपरेट। मेरा भी जो कोर्स कॉस्मेटोलॉजी का ही है एंड आई एम लिंक टू ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू द मेकअप दे आर यूजिंग एंड और तमाम जो हमारे जानते हैं जो हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं स्किन के ऊपर। तो ऐसा ही है जी। ये आप खुद से कुछ नहीं बता सकते। आपको जो है अगर आप ब्यूटी पार्लर में भी एक काम कर रहे हैं तो आपको बताना चाहिए कि आपने ऑयली स्किन पे क्या लगाना है, आपने जो है ड्राई स्किन पे क्या लगाना है, आपने वहां पे देख के लगाना है। आप जनरली कुछ भी किसी को नहीं लगा सकते। अगर आप मेकअप की बात करें तो आप देखिएगा अगर किसी इंसान की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और अगर उस पर अगर आपने ऐसा मेकअप लगा दिया है जो उसको ओवर ड्राई कर दे, जो फॉर एग्जांपल जो विच मेंट फॉर द ऑयली स्किन, अगर आप वो ड्राई स्किन पे लगाते तो अल्टीमेटली क्या होगा, वहाँ पे क्रैक्स आएंगे और आपका मेकअप जो आपका आर्ट है पूरा वो आर्ट भी आपका खराब हो जाएगा। सही बात है। अच्छा रियल स्किन ही आपकी कुछ और लगेगी ना, हालांकि रियल स्किन आपकी ऐसी नहीं होगी लेकिन मेकअप करने के बाद जो क्रैक्स आएंगे वो आपको ओल्ड ही कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जुनसा यही है जी, प्रॉपर प्रीरिक्विजिट देख के आप जुनसा है आगे। आजकल तो खैर लोगों के पास बहुत ज्यादा जुनसा है नॉलेज है, लोग बड़े अवेयर हो चुके हैं, गूगल कर लेते हैं। बिल्कुल जी, लोगों को पता होता है। और आजकल वो कॉन्सेप्ट भी नहीं है वो थोप के मेकअप करने वाला। आजकल तो द लेस द मोर, द लेस इज द मोर वही आजकल चल रहा है। तो अच्छा परमानेंट मेकअप के लिए आपके पास कितने लोग आते हैं और ये कितना रेशियो जो है पाकिस्तान में बढ़ चुका है इस वक्त? क्योंकि खवातीन ही नहीं बल्कि लड़के भी ये चाहते हैं कि उनकी स्किन जो है वो बीबी ग्लो करे, और ये ट्रीटमेंट कितने लोग ले रहे हैं इस टाइम? जी परमानेंट मेकअप के हमारे पास मोस्टली क्लाइंट्स ही परमानेंट मेकअप के आते हैं, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जो है अच्छा मोस्टली जो हमारे पास मर्द हजरात आते हैं वो आते हैं आईब्रोज के लिए, या अगर किसी को बाल चर का इशू है, जैसे आपको आइडिया होगा जिसमें जो है इसको हम एलोपेशिया एरिटा बोलते हैं, उसमें क्या होता है कुछ जगह पे स्पॉट्स बन जाते हैं आपके स्किन के ऊपर, तो उसको फिल इन करने के लिए जो है हम लोग माइक्रो पिगमेंटेशन की टेक्निक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मेल्स जो हमारे पास आते हैं मोस्टली जो आते हैं वो आईब्रोज के लिए, आईब्रोज की शेप के लिए, उसको थिकन करने के लिए, आप उसके शेप बनवाने के लिए आते हैं। अच्छा। खवातीन हमारे पास मोस्टली जिनसे आती हैं आईब्रोज के लिए, और ये जो बीबी ग्लो ट्रीटमेंट हमारे पास जो है परमानेंट फाउंडेशन जिसको हम बोलते हैं उसके लिए आते हैं। इसके अलावा जो है एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है
लोग स्मोकिंग करते हैं, उससे जो है होठों के जो कलर थोड़ा सा डिसकलर हो जाता है होठों के ऊपर, तो उसके लिए हम लोग माइक्रो पिगमेंटेशन करते हैं लिप्स को नेचुरल कलर एक देने के लिए। अच्छा, तो वैसे भी देखा गया कि कोरियन प्रोडक्ट जो है मेकअप के हवाले से बड़ी जानी जाती है और बड़ा इनके पास जो है वो वास्ट एक एक्सपीरियंस है मेकअप इंडस्ट्री के हवाले से, स्किन के हवाले से। तो ये आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर ऐसी क्या प्रॉब्लम है, या लोगों की स्किन जो है वो क्यों इस तरह की है जिसकी वजह से जो है वो ये सारी इंडस्ट्री जो है पूरे पाकिस्तान में, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, पूरी दुनिया में इस टाइम फैल चुकी है कि हालांकि पाकिस्तान का जो एक कल्चर है, जो पाकिस्तानी शक्ल है या जिसामत है या आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई बहुत ज्यादा जाके 60+ लोगों की जो है वो स्किन खराब होनी शुरू होती है। अक्सर औकात जो है वो हमारे यहाँ स्किन जो है वो बेहतर ही होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो दाने निकल आए या कोई इस तरह की चीज हो गई, लेकिन कलर फेड होना बहुत कम जगहों पर देखा जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है जाहिर है कि पूछ के इस्तेमाल करनी चाहिए, ऐसे तो नहीं हर कोई जो है वो जाके कोई भी कोरियन चीज ले आए और वो अपने फेस पे लगा ले। वहाँ क्या प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं जिसकी वजह से उन्होंने जो आपने इस पे कोई रिसर्च साबित हुई, कोई इंटरनेशनल रिसर्च हुई, तो अगर है कुछ तो शेयर कर लें। जी, कोरिया इज नोन एज अ प्लास्टिक सर्जरी हब ऑफ द वर्ल्ड। तो इस पर दुनिया सारी ही जो है, दुनिया सारी को ही पता है कि दुनिया में जो है इस वक्त जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरीज हो रही हैं वो कोरिया में होती हैं। बिल्कुल ठीक। कोरिया में एक के पॉप कल्चर है, जैसे कि हम यहाँ पे अपने स्टार्स को देखते हैं, आप उनको के पॉप कहते हैं। वहाँ पर बहुत ही अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ पर, और ये अच्छी बात भी नहीं है, मैं इसको इनकरेज भी नहीं करूँगा। तो पीपल आर ऑब्सेस्ड विद देम। वो अपने एक्चुअली वो सब एक तरह के लोग हैं ना, आप उन्हें देखें तो उनमें आपको कोई ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। उनके कद भी, उनकी शक्लें, आंखें, नाक, कान सब एक जैसे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में देखें आपको वैरायटी ऑफ ब्यूटी मिलेगी, मुख्तलिफ शक्लें मिलेंगी, मुख्तलिफ चीजें मिलेंगी। जी जी। तो ये चीजें हमें देखनी और परखनी तो है ना कि हमें अपने साथ जो है वो कितना इंसाफ करना है। ऐसा ही है जी। वहाँ पर मैं आपको के पॉप के बारे में बता रहा था, तो वो जो एक इंडस्ट्री है उसमें जो उनसे बताया ही जाता है, उसमें अगर आप उनके स्टार्स जो उनके सिंगर्स हैं या फिर उनके मूवी स्टार्स अगर आप देखें, उनमें बड़ा एक डिफिकल्ट, उनके बड़े डिफरेंट डिस्टिंग्विश फीचर्स होते हैं। उनकी वी चिन लाइन होती है, छोटा मुंह होता है, लंबी उनकी गर्दन होती है, लंबी उनकी हाइट होती है, कान पीछे की तरफ होते हैं। तो ये एक उन लोगों ने एक स्टैंडर्ड बना लिया है, एंड पीपल आर ऑब्सेस्ड विद देम एंड दे वांट टू लुक लाइक देम। और उसके अलावा जो उनसा है, दुनिया सारी जो उनसी है वो जाती है कोरिया में सिर्फ प्लास्टिक सर्जरीज के लिए। तो जो है इसीलिए जो है वहाँ पर एक ये आप एक उनका ट्रेंड किया नहीं, या फिर उनका एक सोशली उनका एक कह लीजिए, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ है वहाँ पर, और एंड द वर्ल्ड हैज द बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट ओवर देयर इन द वर्ल्ड इन कोरिया। एग्जैक्टली एग्री। ये है। और वहाँ तो यहाँ तक है कि आप स्किन पे अगर मेकअप नहीं करना चाहते तो उनके पास ऐसे मास्क हैं, ऐसे मास्क आ चुके हैं कि वो आप जो है वो पूरे मास्क जो है वो फेस पे लगा लें और वो ऐसे लगेगा आपकी स्किन के साथ मैच हो जाएगा कि मेकअप हुआ है, कोई करने की जरूरत नहीं है। मैंने इवन यहाँ तक, मैं बड़ा सर्च करती रहती हूँ ना इन सब चीजों पे, मुझे बड़ा शौक है, तो वो फिर मैं जरा देखती रहती हूँ कि अब लेटेस्ट जो है वो क्या आ रहा है। तो इस तरह के जो मास्क हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे, जिसमें आपको आई शेड लगाने की जरूरत नहीं, लाइनर लगाने की जरूरत नहीं, लिपस्टिक, ब्लश ऑन कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आपने वो मास्क जो है वो पेस्ट किया और 2 मिनट में आप रेडी। अच्छा जी, जैसे आपने कहा तो कुछ जो प्रोडक्ट्स मैंने भी जब मैं अपनी ट्रेनिंग दुबई में कर रहा था, तो वहाँ पर पूरा का पूरा एक रैक ही जो सा है। जी, मैंने दुबई में ही देखा था। जी, मैं 4 साल दुबई में रही पूरा, तो आपको आइडिया हो गई वहाँ पर। तो वहाँ पे भी पूरा एक कोरिया का पूरा एक रैक, और वो इतने वहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं कि आप देख के हैरान रह जाते हैं कि अच्छा व्हाट दिस थिंग विल डू। तो मैंने भी चीजें खरीदी, मैंने कहा चेक करते हैं और आई विल टेक इट बैक टू माई क्लिनिक अगर ये काम किया तो। कुछ तो बिल्कुल भी काम नहीं किए, कुछ वर्क लाइक वंडर्स, तो ऐसा भी है वहाँ पे, कुछ चीज़ों ने काम भी किया। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये आगे हैं, और जितने भी अगर आप इंटरेस्टिंग और डिफरेंट चीज़ें देखते हैं वो कोरिया ही जो सा बनाता है। और इसके अलावा कुछ तो बिल्कुल यूजलेस चीज़ें भी हैं, सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है लोगों को जो सा अट्रैक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं अभी पीछे तो नहीं देख रहा था एक फीड के अंदर कि जो सा एक क्लिप है जो नाक के ऊपर लगा लें, नाक पतला हो जाता है। तो प्लीज इन चीजों से अवॉइड करें, ये सिर्फ मास्क लगा लें और आपका मुंह पतला हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो स्किन आपको अल्लाह ताला ने तोहफे में दे दी है, जो कलर आपको तोहफे में मिल गया है, उसकी कदर करें और उसकी हिफाजत करें। बेसिकली सवाल आपसे ये होगा, आपको पता है ना कि आंखें बोलेंगी, हाथ बोलेंगे, मुंह बोलेंगे, कान बोलेंगे, ये क्यों बोलेंगे? क्योंकि अल्लाह ने ये खूबसूरती आपको दी है कि आपने इनकी हिफाजत कितनी की, आपने इनसे क्या काम लिया, और आपको दुनिया में भेजा गया था तो आपने अपनी हिफाजत में क्या खर्च किया, क्या नहीं किया, ये सारी बातें, इसका हिसाब किताब आगे जाके देना है। अच्छे चेहरों का भी,
अच्छी आदतों का भी और अच्छी आपकी पर्सनालिटी का भी। और अगर आपको अल्लाह ने अच्छी पर्सनालिटी दी और आपने डिप्रेशन में आके या मुंह पे एक पिंपल निकल आया और उसको छुपाने के लिए आप जो है वो अपने कमरे से बाहर ही ना निकले इतने इतने दिन कि जब तक ये पिंपल ठीक नहीं हो जाएगा या जब तक मेरी जो है वो स्किन की डैमेजेस ठीक नहीं हो जाएंगी। एक टाइम ऐसा आया था डॉक्टर साहब कि मेरी स्किन पर इतने दाने निकल आए थे, इतने दाने निकल आए थे कि मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती थी। ये मेरे साथ ये टाइम गुजरा है। क्यों मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, एलर्जी हो गई किसी चीज से या क्या प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मैंने फिर भी बड़ी हिम्मत करके अपना मुंह कभी नहीं छुपाया या मैं छुपकर कभी किसी कॉर्नर में नहीं बैठी कि क्या है। लोग मेरा चेहरा देखते थे वो कहते थे हो ये तो चेहरा ठीक नहीं हो सकता। बड़े बड़े जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट जो है उन्होंने जवाब दे दिया कि नहीं नहीं ये तो रिपेयर ही नहीं हो सकती स्किन, ये तो आपकी स्किन बिल्कुल खराब हो गई है। आज मैं इस स्किन के साथ बैठी हूँ, आपके सामने हूँ। ये सिर्फ आपकी डिटर्मिनेशन होती है, आपकी अंदर की विल पावर होती है जो आपको दोबारा से जो है वो एक नई जिंदगी देती है। ऐसा सबके साथ हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग भी इंसान हैं और सब हम इंसान हैं। किसी की भी स्किन डैमेज हो सकती है किसी भी लेवल पे। तो डॉक्टर साहब उस वक्त अगर खुदा ना खास्ता ऐसे मामला हो जाए कि दाने जाए ही ना, मेरे वाली कंडीशन हो जाए, उस वक्त क्या करते हैं आप? अच्छा जी, ऐसा नहीं होता कि दाने जाते ही नहीं है और ऐसा कोई बियॉन्ड टाइम ले लेते हैं। टाइम तो ऑब्वियसली लेंगे। ऐसा कोई बियॉन्ड रिपेयर कोई पॉइंट नहीं होता पिंपल्स और एक्नी का। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं प्रॉपर चैनल के थ्रू तो जो है आपके दाने जाते हैं। जैसे आपने बताया मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा, मैं 10 years विद एक्नी रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा आइडिया है इस चीज़ का भी। सो आई हैड गॉन थ्रू दिस फेज एंड इट्स वेरी वेरी नॉर्मल कि अगर आप अपने चेहरे को देख रहे हैं एंड इट्स नॉट यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट तो आप नेचुरली स्ट्रेस में जाते हैं। हमारे यहाँ स्ट्रेस बड़ा कॉमन है अपनी स्किन को लेके। इनके हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं और ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं अल्टीमेटली जो उनका है ये हमारी सोसाइटी भी इम्पोज करती है और आप इंडिविजुअली तो करते ही करते हैं, ठीक है, और आपके बहुत क्लोज लोग भी करते हैं। हाँ जी। मजाक में कह देना और वो आपको अल्टीमेटली लगता है। तो आप जैसे आप माशाल्लाह आपकी फील्ड भी हमारे नफ्सियात के साथ है तो आपको पता है कि जब आपको स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस आपकी बॉडी पे किस तरह इफेक्ट करता है, वो तो आपकी स्किन को भी खराब करता है। बिल्कुल। एक्सेसिव कॉर्टिसोल क्या करेगा, मजीद आपकी कंडीशन को खराब कर देगा, आपकी इम्यूनिटी रोक देगा, आपकी हीलिंग पावर को रोक देगा। तो हम जब भी कोई ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं हम कहते हैं आप प्लीज स्ट्रेस लेना छोड़ दें और जब तक स्ट्रेस नहीं छोड़ेंगे आपकी स्किन ऐसी ही रहेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता दूं कि आप जब एक काम शुरू करते हैं तो, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज हैव फेथ ऑन योर डॉक्टर। जो वो कर रहा है वो आपको देख के ही कर रहा है और उस पर थोड़ा सब्र कर लिया करें क्योंकि इट्स नॉट यू नो ये 1 सेकंड या 1 मिनट में जादू की छड़ी थोड़ी है डॉक्टर ने घुमानी और आपको ठीक कर देना। बिल्कुल। तो लोग हमारे पास ट्रीटमेंट करके जाते हैं और रात को फोन करते हैं कि तो और ज्यादा खराब हो गया तो ऑब्वियसली आपके स्किन पे माइक्रो नीडलिंग हुई है तो वो लाल तो होएगा ही एंड इट विल टेक सम टाइम टू हील बैक। 28 दिन का स्किन साइकिल होता है। 28 दिन 2 हफ्ते तो वेट कर लें, आधे तो टाइम तो वेट करें तो इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रस्ट रखना, फेथ रखना और फर्क पड़ता है अल्टीमेटली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने बड़े ही अच्छे अंदाज से जो है वो स्किन के ट्रीटमेंट्स के हवाले से भी और साथ ही जो स्किन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं यंगस्टर्स में भी और लोगों में भी वो सारी आपने जो है वो बताई। और आपका भी बहुत शुक्रिया नाजरीन कि आप प्रोग्राम में मेरे साथ होते हैं और डेली के जो हमारे प्रोग्राम होते हैं डेली नया अंदाज होता है, एक नई बात होती है, एक नई सुबह नए आगाज के साथ आपसे मुलाकात होती है। तो यहाँ पर आज के प्रोग्राम से जो हमने कंक्लूजन निकाला वो ये है कि जिंदगी जो है ना वो आपके मेरे या हम सबके हाथ में नहीं है, जिंदगी अल्लाह के हाथ में है और उसने जब तक आपको जिंदा रखना है आपने तब तक जिंदा रहना है। लेकिन जरूरत इस चीज की है कि आपने अपनी हिफाजत करनी है। जो चेहरा अल्लाह ने आपको दिया है, जो आपको एक जिस्म अता किया गया है, उसकी हिफाजत कीजिए, उसको डिस्ट्रॉय ना कीजिए। डिप्रेशन में मत आए, स्ट्रेस मत लें। आपकी स्किन और बालों पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा और आपके नेल्स भी टूटना शुरू हो जाएंगे, कभी नहीं बढ़ेंगे। तो इस वजह से स्ट्रेस से दूर रहिए और खुशी के करीब रहिए। और अगर आप खुश रहना चाहते हैं ना तो एवं ही खुश रहना सीख लें। ये मेरी बात को जरा पॉइंट आउट कर लें कि आपने एवं ही खुश रहना है, तब आप देखिएगा कि आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। कल फिर नई सुबह नए आगाज नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।